पेज में चलते हैं। टेंशन टेस्ट, गाइडेड बैंड टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट। आज हम मेनली जो बात करेंगे वो है टफनेस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टफनेस टेस्ट? द टफनेस टेस्ट दैट मीन्स द टू एब्सॉर्ब द अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर द फ्रैक्चरिंग ऑफ द इम्पैक्ट लोड। तो इम्पैक्ट लोड जब हम देते हैं तो फ्रैक्चर होने से पहले मटेरियल कितना एब्सॉर्ब एनर्जी करता है। That amount of energy is directly proportional to the brittleness of the material. That means अगर आपका मटेरियल ज्यादा ब्रिटल है, ज्यादा हार्ड है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर डक्टाइल है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। यही चीज यहाँ पे दी गई है। ये स्पेसिमेन नंबर है नोच लोकेशन। नोच लोकेशन दैट मीन्स वेल्ड नोच लोकेशन है, हेस है और पेरेंट है। ये तीनों चीज यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। स्पेसिमेन साइज दैट मीन्स 10x10 जो हमारी थिकनेस के हिसाब से है या विड्थ के हिसाब से है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। स्पेसिमेन साइज में सब स्पेसिमेन साइज भी दी गई है, वो हम लेटर बाय लेटर इसमें डिस्कशन करते रहेंगे। ये जो टेस्ट टेम्परेचर है और ये जूल वैल्यू है, ये दो चीज आपको मिलेगी आपके स्पेसिफिकेशन में। अदरवाइज आप क्लाइंट से कंफर्म कर सकते हो ये डिजाइन वैल्यू है। तो जो डिजाइनर है वो ये आपको बता सकता है। देन आप परसेंटेज ऑफ शियर, और ये है मिल्स और एमएम। दैट मीन्स द लेटरल एक्सपांशन, द 1000 ऑफ एन इंच। इसको मिल्स में हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मिल्स दिया है। तो ये तीन चीजों में से किसी भी एक चीज में आप टफनेस वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो मेनली हमारे पास जो रहता है ये यही रहता है, टेस्ट टेम्परेचर और जूल वैल्यू। परसेंटेज ऑफ शियर वो जनरली 5% रहता है, लेकिन वो उसका भी डेटा हमें डिजाइनर से चाहिए, मिल्स का डेटा भी हमें डिजाइनर से चाहिए। डिजाइनर हमें ये मेनली दो चीजें देता है, टेस्ट टेम्परेचर और जूल। तो अभी चलते हैं QW 170 में, देखते हैं कि वहां पे क्या है। ये देखिए QW 170। तो यहाँ पे टफनेस टेस्ट दिया हुआ है। तो टफनेस टेस्ट के लिए यहाँ पे जो हमें रिप्रेजेंट किया है वो ऐसे 370 दिया गया है। दैट मीन सेक्शन 2A में 370 में हमें जाना है और वहां पे चेक करना है कि क्या है 370 में। तो पहले हम लोग जाएंगे ऐसे 370 में। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ एक्चुअली इम्पैक्ट टेस्ट के लिए कि क्या चीज है। जब भी आप पाइप में प्रोसीजर बनाते हो तो पाइप में आपको टेस्ट लोकेशन दिया गया रहता है कि इम्पैक्ट टेस्ट को आपको कहाँ से टेस्ट स्पेसिमेन आपको निकालना है आपके प्रोसीजर में से। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं, इसलिए जब भी आप प्रोसीजर बनाने के लिए जाओ पाइप के लिए, तो यहाँ पे आपको टॉप डिग्री कौन सी है वो पहले इंडिकेशन देना है, या 0 डिग्री जो भी आपका इंडिकेशन है वो दे दीजिए, 0 डिग्री 90 डिग्री। देन आफ्टर आप पाइप की प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। सेम इट इज ये जो प्लेट है ये बिलो 10 mm प्लेट के लिए दिया गया है, ये अबो 10 mm, बिकॉज यहाँ पे साइड बेंड नहीं है, यहाँ पे साइड बेंड है। तो प्लेट में देखिए आप, प्लेट में कहीं पे भी इम्पैक्ट टेस्ट नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी आप प्लेट में PQR बनाते हो तो इम्पैक्ट टेस्ट जो निकलता है वो लैब में से यहाँ मिडल सेक्शन में से इम्पैक्ट टेस्ट वो लोग निकालते हैं। और जब भी आप प्लेट में प्रोसीजर बनाते हो और इम्पैक्ट टेस्ट है तो फिर आपको प्लेट की साइज बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज आपका ऐसा होगा प्लेट की साइज से पूरे टेस्ट कूपन नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपके जो टेस्ट कूपन है वो 2 टेंसाइल 4 रूट पेन और फिर इम्पैक्ट टेस्ट के भी टेस्ट स्पेसिमेन आपको निकालने पड़ेंगे। इसलिए ये देखो, सपोज एक मैं इसके बारे में अब एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ये जो प्लेट है मेरे पास, ये सपोज प्लेट मेरा 300 का है। अब देखिए ये ऊपर से 25 mm डिस्कार्ड हो गई, नीचे से भी 25 mm डिस्कार्ड हो गई। दैट मीन्स मेरा जो प्लेट है वो 250 mm का ही रहेगा। 300 का प्लेट है वो सिर्फ 250 mm का रहेगा। दैट मीन्स ये देखिए रिड्यूस सेक्शन टेंसाइल है, रूट बेंड, फेस बेंड, रूट बेंड, फेस बेंड एंड टेंसाइल। तो अब आपको ये सब टेस्ट स्पेसिमेन की भी डायमेंशन मालूम होना चाहिए जब भी आप PQR बनाने के लिए जाते हो। तो ये जो टेंसाइल है वो मिनिमम विड्थ उसका 20 mm है, लेकिन जब भी आप एंड ग्रिप जब आप लोगे उसका, तो एंड ग्रिप आपको 30-35 mm आएगा। तो 2 टेंसाइल लोगे तो उसका 70 mm हो जाएगा। रूट बेंड फेस बेंड का आप लेने जाओगे तो उसका मिनिमम लेंथ भी
15 से 20 mm रहेगा। अगर साइड बेन है तो उसका मिनिमम विड्थ आपको 10 mm में आएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये 60-70 mm हो गया, ये इसका भी आपको 80 mm आ जाएगा। और इसका फिर टॉलरेंस, कटिंग टॉलरेंस भी 10 mm ले लीजिए। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो। और अगर आप इसमें इम्पैक्ट टेस्ट लेते हो तो आपको 9 टेस्ट स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। 3 वेल्ड के, 3 हेज के और 3 पेरेंट के। तो इस हिसाब से आपको पहले टेस्ट पीस को साइज कंसीडर करना है, उसके बाद इम्पैक्ट टेस्ट वाला स्पेसिमेन आपको सिलेक्ट करना है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट ऐसे 370 में। जब आप सेक्शन 2 में ऐसे 370 में जाओगे, ये सेक्शन 19 में, तो वहां पे आपको 4P इम्पैक्ट टेस्टिंग मिलेगा। पहले हम ये थियरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल में चलते हैं कि एक्चुअल लैब में किस तरह से टेस्टिंग होता है। क्योंकि आप अगर थियरी नहीं पता होगी तो फिर लैब में जाने का कुछ मतलब नहीं है। तो पहले देख लीजिए, जो अभी आपका जूल मशीन रहेगा, जूल मशीन का रेंज रहेगा 300 से 400 तक। दैट मीन्स 300 to 400 तक वो एनर्जी का रेंज होना चाहिए। पहले आपको ये चेक करना है वहां पे जाके कि मशीन की रेंज कौन सी है। फिर टेम्परेचर मीडियम, इसमें गैसेस मीडियम भी रहता है और लिक्विड मीडियम भी रहता है। हम लोग मोस्ट ऑफली तो लिक्विड नाइट्रोजन ही यूज होता है हमारे वहां पे। फिर टेस्ट सैंपलिंग, सैंपलिंग कहाँ से निकालना है हमको, तो सैंपलिंग के लिए दिया गया, अगर स्पेसिफिकेशन में दिया है तो वहीं से निकालो, लेकिन जनरल स्पेसिफिकेशन में नहीं देते। स्पेसिफिकेशन का मतलब है वेल्ड, हेज और पेरेंट। लेकिन हमें जब प्लेट दिया जाता है तो वो सेंटर से लेते हैं। और पाइप का प्रोसीजर है, तो उसके लिए तो पाइप के प्रोसीजर में मैंने आपको दिखाया वैसे ही मेंशन है कोड में कहाँ से लेना है। नंबर ऑफ स्पेसिमेन कितना लेना है, तो जब भी आपको अगर इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है, ऐसे 370 के हिसाब से इंडिविजुअल वैल्यू दी गई है, तो सिर्फ आपको एक स्पेसिमेन ही लेना है। और अगर एवरेज स्पेसिमेन दी गई है तो फिर आपको 3 स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा है, when the specification call for the minimum average test result, 3 specimens shall be tested। और जनरली इंडिविजुअल और एवरेज दोनों टेस्ट वैल्यू हमें दी गई होती है। ओके, अब टाइप एंड साइज, तो ये जो हमारा इम्पैक्ट टेस्ट का जो वी नोच का टाइप क्या है और साइज क्या है वो दिया गया है, वो बाद में हम देखते हैं। सब साइज स्पेसिमेन, तब सब साइज में क्या क्या होता है एक्चुअली। और इम्पैक्ट टेस्ट में एक बात याद रखना है, 2.5 mm के बिलो इम्पैक्ट टेस्ट नहीं होता है। जब भी आपकी थिकनेस 2.5 mm के बिलो चली जाती है तो आपकी इम्पैक्ट टेस्ट नहीं होता है। ओके, और ये एक चीज, मेन चीज है कि जब भी आपका टेम्परेचर है वो 5 मिनट के लिए लिक्विड मीडियम में रखना है और 30 मिनट के लिए गैसियस मीडियम में रखना है। वो जब हम लैब में जाएंगे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है। 5 मिनट और 30 मिनट के लिए, 5 मिनट और 30 मिनट के लिए किस तरह से चेक करते हैं। ये लेटरल एक्सपांसन जो मैंने आपको मिल्स बोला था कि 1000 ऑफ एन ईच, दैट मीन्स लेटरल एक्सपांसन का मतलब है कि जब इम्पैक्ट टेस्ट ब्रेक होता है तो उसको इंक्रीज विड्थ होती है, उसको शियर लिप्स भी बोलते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जब इम्पैक्ट स्पेसिमेन ब्रेक होता है तो उसकी विड्थ किस तरह से इंक्रीज होती है। और ये सब चीज जो आपका डिजाइनर है वही आपको प्रोवाइड करेगा, जो क्लाइंट का डिजाइनर है वो प्रोवाइड करेगा। इसका टेस्ट रिजल्ट हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, सबसे लास्ट में इसको डिसाइड करके कि किस तरह से इसको इंटरप्रिटेशन करना है हमें। तो चलते हैं हम इम्पैक्ट टेस्ट के फिगर की तरफ कि फिगर क्या है। ये इम्पैक्ट टेस्ट के स्टैंडर्ड फिगर है। 55 mm का लेंथ है, 10 mm का विड्थ है और 10 mm का थिकनेस है। ये स्टैंडर्ड है 10x10x55। ये जो नोच है, नोच हमेशा मिडल में रहेगी। नोच की जो डेप्थ है वो डेप्थ 2 mm दी गई है यहाँ पे। उसकी जो रेडियस है और उसका जो एंगल है, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि टॉलरेंस क्या क्या चीज यहाँ पे यूज होगा। ये सब टॉलरेंस है। और ये जो चीज है ये परसेंटेज ऑफ शियर है, जो हमारा 483 में दिया गया था, परसेंटेज ऑफ शियर। ये जब भी कोई भी इम्पैक्ट टेस्ट ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसके अंदर ये ब्रिटल सरफेस को चेक किया जाता है। वो पूरा मैग्निफिकेशन में रहता है और उसका फिर लेंथ और विड्थ चेक किया जाता है, ए और बी। और यहाँ पे टेबल 7 और 8 दिया है यहाँ पे, वहां पे जाके उसको चेक किया जाता है। तो इस हिसाब से वो परसेंटेज ऑफ शियर चेक किया जाता है।
ये देखिए ये पूरा परसेंटेज ऑफ शियर का है और ये हमारा लेटरल एक्सपेंशन का है। ये एक चीज ये है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सेक्शन 8 की भी जरूरत रहेगी। सेक्शन 8 की जो जरूरत है वो जब आप सब साइज स्पेसिमेन यूज करोगे तब आपको सेक्शन 8 में जाना पड़ेगा। ये जो सब साइज स्पेसिमेन है उसके लिए सेक्शन 8 यूजी 84 में जाना है और वहां से टेम्परेचर किस तरह से हमें कंसीडर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यूजी 84 में से किस तरह से कंसीडर करना है। और सब साइज का मतलब क्या है, देखिए स्टैंडर्ड साइज 10 बाई 10 बाई 55 mm लेंथ है, 10 mm थिकनेस है और 10 mm उसका वेथ है। और सब साइज का मतलब है कि आपकी थिकनेस, सपोज मटेरियल की थिकनेस 7 mm है तो आफ्टर मशीनिंग वो थिकनेस क्या हो जाएगी 6 mm या 6.5 mm हो जाएगी। ये जो चीज है वो सब साइज में है, 10 बाई 7.5, 10 बाई 6.5, 6.7, 10 बाई 5 mm, 10 बाई 3.3, 10 बाई 2.2। तो ये जो 10 है वो विड्थ है, ये 7.5 है वो थिकनेस है, ये थिकनेस है। तो वो थिकनेस जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर रिडक्शन होता है, तो उसके साथ आपकी जूल एनर्जी भी चेंज होती जाती है। तो वो कैसे होता है वो सेक्शन 8 में दिया गया है यूजी 84 में। तो अब हम चलते हैं पहले प्रैक्टिकल की तरफ, लैब में चलते हैं कि लैब में क्या दिया गया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इम्पैक्ट टेस्ट के लिए जाए, कोई भी पिक्यूआर आप टेस्ट पीस सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले साइज को कंसीडर करना, साइज क्या है और क्या आप ले रहे हो। पाइपिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्लेट के तरफ जाओगे तो प्लेट में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी एक बात ऐसा है इम्पैक्ट टेस्ट में कि जब आप मल्टी प्रोसेस पिक्यूआर बनाते हो, दैट मीन्स कि GTAW और SMAW दो प्रोसेस को मिक्स करके पिक्यूआर बनाते हो, तो फिर आपको दोनों प्रोसेस की इंडिविजुअल इम्पैक्ट टेस्ट लेना है। दैट मीन्स GTAW के 9 स्पेसिमेन और SMAW के 9 स्पेसिमेन, दैट मीन्स के 18 स्पेसिमेन। और 18 स्पेसिमेन की विड्थ आप कंसीडर करोगे तो 180 mm हो जाएगी। और उसका कटिंग टॉलरेंस भी आप कम से कम कंसीडर करो तो 20 mm। तो अब मेरी ये आपने सपोज मान लो कि ये 300 mm की प्लेट है और आप इसमें इम्पैक्ट टेस्ट पिक्यूआर बना रहे हो GTAW प्लस SMAW। तो ये प्लेट ऊपर से 25 mm डिस्कार्ड हो गई, नीचे से 25 mm डिस्कार्ड, दैट मीन्स ओनली 250 mm। तो 250 mm में से आपका 200 mm तो इम्पैक्ट टेस्ट के लिए चला गया, GTAW के लिए और SMAW के लिए। और बाकी रहा 50 mm, तो वो 50 mm में से आपको 2 टेंसाइल भी लेना है और 4 बेंड टेस्ट भी लेना है। तो ये टेस्ट पीस में से पूरे टेस्ट पीस में नहीं निकल सकते हैं। इसलिए अगर आपको मालूम नहीं चलता है तो कोई भी लैब वाला है उसको, लैब वालों को कांटेक्ट कीजिए और उससे पूछिए कि किस तरह से हमें टेस्ट कूपन बनाना है, साइज बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं लैब की तरफ डायरेक्टली। और ये एक चीज बता दूं कि ये जो है ये है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो हमारा वेल है, वेल के परपेंडिकुलर जो रहेगा वो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और जो वेल है वेल के पैरेलल रहेगा वो है लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन। ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, ये जो चीज है ये है इम्पैक्ट मशीन, जिसको हम 4P बोला जाता है। क्योंकि इम्पैक्ट टेस्ट जब भी आप करोगे टफनेस टेस्ट, तो वो मेनली दो मेथड से होगा, एक 4P से होगा और एक आइजोड से होगा। आइजोड तो अभी बहुत कम यूज होता है, मेनली यूज होता है 4P विनोच मशीन। तो हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि 4P और आइजोड में क्या डिफरेंस है। 4P में हम लोग हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसको ओरिजेंटल रखते हैं और आइजोड में वर्टिकल रखते हैं। और आइसोड में जो ये स्ट्राइकर होगा वो स्ट्राइकर नोच के टॉप भाग में स्ट्राइक करेगा, और यहाँ पे नोच के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में सेंटर में स्ट्राइक करेगा। और दूसरी बात क्या है, आइसोड में नोच जो रहेगी वो फेस में रहेगी, स्ट्राइकर के फेस में रहेगी, और यहाँ पे नोच ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। दूसरी बात यह है कि आइजोड में प्लास्टिक का अगर आपको इम्पैक्ट टेस्ट करना है, प्लास्टिक का, तो आइजोड ही यूज होगा। इम्पैक्ट ये जो V4P नोच है ये यूज नहीं हो सकता है। तो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो रेंज है वो 300 to 400 के बीच में है। तो
और ये जो जूल मशीन है ये रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 300 है। जैसे ही ये स्ट्राइक होगा तो ये पॉइंटर यहाँ पे चला जाएगा, तो वो जो हमारा वैल्यू आएगा वो वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये गैप ब्लैक कलर का, वहां पे मुझे मेरा 4 पीस स्पेसिमेन रखना है, यहाँ पे रखना है, और नोच इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, ये जो है ये पेंडुलम है मेरा, ये पेंडुलम है और ये नोच है। तो नोच ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी पेंडुलम में, और आइजोड में क्या रहेगा, आइजोड में नोच इसके फेस डायरेक्शन में रहेगी। तो यहाँ से ऐसा ब्रेक होगा और ब्रेक होते ही हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉइंटर की तरफ से मिल जाएगी कि पॉइंटर में कितनी वैल्यू आ रही है। ये जैसे ही स्ट्राइक होगा वैसे ही ये पॉइंटर यहाँ से होके यहाँ पे चला जाएगा। जो भी मटेरियल ने हमारी एनर्जी अब्सॉर्ब की है वो एनर्जी अब्सॉर्ब यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से हमारा जो इम्पैक्ट टेस्ट मशीन है इस तरह से काम करता है। अब जो आप सबसे पहले जब लैब में जाओगे तो आपने जो पिक्यूआर बनाया होगा, पिक्यूआर के ऊपर आपने कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन दिया होगा। तो लैब में जाने से पहले आपको पहले वो चेक करना है। उसके लिए ये देखिए, ऐसे आपको 3-3 के सेट में हर चीज मिलेगी। ये 3-3 के सेट में ये वेल का है, एस का है, पेरेंट का है, इस तरह से 3-3 के सेट में मिलेंगे हर चीज। और ये जो ये बताया गया है नोच, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन बहुत ही मैंडेटरी चीज है, क्योंकि जब भी आप लैब में जाओगे तो उसी के हिसाब से आपको ट्रैक करना है कि आपका टेस्ट पीस कौन सा है। और ये सेंटर में बिल्कुल नोच बनाए। अगर ये वेल्ड का है तो वेल्ड के सेंटर में नोच बनेगी, अगर हेस का है तो हेस के सेंटर में नोच बनेगी, और पेरेंट का है तो पेरेंट के सेंटर में इसका नोच बनेगा। अब ये नोच को चेक कैसे करना है, क्योंकि नोच को भी चेक करना है। जो मैंने आपको डायमेंशन बताया था, 2 mm डेप्थ है, 45 का एंगल है और इसका रेडियस है। तो पहले आप जब भी जाओ तो फिर ये उसका डायमेंशन है, 55 mm लेंथ है, वो भी आपको चेक करना है। उसका थिकनेस क्या है, मेरा थिकनेस देखिए 4.19 5 mm का, डेट में से ये सब साइज का मटेरियल है। इस तरह से ये देखिए, इसको प्रोफाइल प्रोजेक्टर बोला जाता है। प्रोफाइल प्रोजेक्टर में मेरा टेस्ट स्पेसिमेन यहाँ पे है। यहाँ पे टेस्ट स्पेसिमेन को मैग्निफिकेशन करके यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे पूरा इंडिकेशन वैल्यू दिया जाता है। और यहाँ पे नोच है, नोच के फिर ऊपर ये देखिए ये एक लाइन दिख रही होगी और इसके ऊपर एक उसका एक टेम्पलेट जैसा पेपर होगा। ये पूरा कैलिब्रेशन चीज है। तो यहाँ से इसका जो पर्टिकुलर डायग्राम है उसको भी चेक करते हैं हम लोग कि नोच का डायमेंशन सही है या नहीं है। और दूसरी एक जो मेथड है वो है उसका गो नो गो गेज आता है, वो भी ये फोटोग्राफ में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो बहुत ही रेप्यूटेड जो कंपनी रहेगी वहां पे रहेगा। अदरवाइज जनरली ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर आपको यूज होगा। जब भी टेस्ट लैब में जाओगे तो आपको इसके हिसाब से ही चेक करना है नोच को। ये साइज हो गई, ये नोच दिखा दिया। ये जो चीज है इसको सेंटरिंग टंग बोला जाता है। ये सेंटरिंग टंग से आप अपना टेस्ट स्पेसिमेन को होल्ड करते हो। और ये जो चीज है ये लिक्विड नाइट्रोजन है, ये उसके अंदर में देखिए आपके टेस्ट स्पेसिमेन है पूरे, ये पूरा बात है। तो जब भी आप टेम्परेचर के लिए रखते हो आपके टेस्ट पीस को, तो ये सेंटरिंग टंग भी उसके साथ ही होना चाहिए। ये बहुत ही खास वहां पे पैरामीटर है, इसको कभी भी मिस मत करना। और ये जो सेंटरिंग टंग है उसका भी डायमेंशन आपको दिया गया रहता है ASTM 3023 में। ये देखिए सेंटरिंग टंग का पूरा डायमेंशन है यहाँ पे। ये टेस्ट मेथड है, स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड। इसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना रहता है। ओके, तो ये जो है ये लिक्विड नाइट्रोजन है और एसीटोन मेनली यूज होता है। वहीं से हमको टेम्परेचर गेन होता है कि जब भी हमारा टेम्परेचर है -45 -30 जो भी है वो हम लोग वहीं से लाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट इसका हो गया। ये जो चीज है यहाँ इसके साथ ये टेम्परेचर सेंसर अटैच रहता है, इसके साथ ही रहता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे इंडिकेशन में देगा।
और ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि सेंटरिंग टंग को उसके साथ ही रखिएगा, ये उसके अलग नहीं हो सकता है, ये प्रोसीजर है इम्पैक्ट टेस्ट की, जहाँ पे टेस्ट स्पेसिमेन है उसके साथ सेंटरिंग टंग रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो गया। अगर ये बाहर है और ये अंदर है तो फिर इससे ही हमको टेस्ट स्पेसिमेन को पकड़ना है, होल्ड करना है और वहां पे मशीन पे लेके जाना है इससे ही, तो फिर हीट ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर वो टेम्परेचर आपका नहीं रहेगा। तो ये पूरा टेम्परेचर सेंसर है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपको मेजर करना है। ये प्रोफाइल प्रोजेक्टर जो ये देखिए ये नोच है, यहाँ पे टेस्ट स्पेसिमेन है, मैग्निफिकेशन में यहाँ पे ये एंगल दिखाएगा यहाँ से और यहाँ से, आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये 45 का एंगल आएगा, इतना और इतना, इस तरह से इसका एंगल भी चेक करते हैं। इसके बारे में भी आपको बात, ये देखिए जूल वैल्यू आपको जैसे स्ट्राइक होगा जूल वैल्यू आएगी। अब आपका जो भी मैंने आपको वो बात दिखाया था टेम्परेचर, वहां से लेके टेस्ट स्पेसिमेन रखना और पेंडुलम से उसको स्ट्राइक करना, वो सब होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर ये सब चीज प्रोसेस हो जानी है। आपको यहाँ से सेंटरिंग टंग से अपना टेस्ट स्पेसिमेन को उठाना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ से पेंडुलम रिलीज करके पेंडुलम को स्ट्राइक करवाना है। अगर 5 सेकंड में नहीं होता है तो फिर आपको अगेन इसको लेके जाना है, ये बात तब में, और 5 मिनट के लिए रखना है। मैंने जैसे आपको बोला था कि 5 मिनट के लिए रखना है। जब भी आपका टेम्परेचर आ जाता है, आपका टेम्परेचर मान लीजिए -45 है, तो डायरेक्ट -45 आप अचीव कर लेते हो तो डायरेक्ट टेस्ट स्पेसिमेन उठा के आपको यहाँ पे ये एनविल है, एनविल पे रखना नहीं है, उसको 5 मिनट के लिए सेम वही कंडीशन में रखना है। वो 5 मिनट हो जाता है, उसके बाद आपको टेस्ट स्पेसिमेन लेके एनविल पे रखना है और विद इन 5 सेकंड के अंदर उसको फ्रैक्चर करना है। ये पूरा प्रोसीजर है। ये है गो नो गो गेज, ये भी कैलिब्रेशन होना चाहिए। प्रोफाइल प्रोजेक्टर भी कैलिब्रेशन होना चाहिए और ये गेज भी कैलिब्रेशन होना चाहिए। इससे भी आप अपने टेस्ट स्पेसिमेन की हर चीज चेक कर सकते हो कि नोच क्या है, थिकनेस क्या है। मेनली ये नोच के लिए यूज होता है कि 45 डिग्री है और उसका डेप्थ कितना है। अब जब आपका टेस्ट स्पेसिमेन फ्रैक्चर हो जाएगा, इसके लिए ये जो चीज है ये बहुत ही मेन चीज है। इसके लिए मैं आपको UG84 जब दिखाऊंगा तो वहां पे इसके लिए डिस्कस करूंगा कि ये चीज का मतलब क्या है। अब ये देखिए, जब आपका टेस्ट स्पेसिमेन फ्रैक्चर हो जाएगा तो आपको जो फ्रैक्चर सरफेस है, एज अ गुड इंजीनियर और इंस्पेक्टर वो भी आपको ऑब्जर्व करना है कि ये एक्चुअली ब्रिटल फ्रैक्चर है या डक्टाइल फ्रैक्चर है। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे भी विड्थ इंक्रीज नहीं हुई है। ये जो मेरा पार्ट है ये नोच का पार्ट है, जो 2 mm का मैंने नोच बनाया था वो वाला है। और उसके बाद ये देखिए पूरा ब्रिटल फ्रैक्चर है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा फ्रैक्चर है, ब्रिटल है या कौन सा है? तो उसके लिए आपको ये देखिए, ये फ्रैक्चर की सरफेस देखिए। हमारे मैंने जो आपको अभी इमेज दिखाया था वो इमेज बिल्कुल ऐसा इमेज था, पूरा स्ट्रेट इमेज था, कहीं पे भी ये सीएल लिप्स नहीं है। ये जो अगर ऐसा है कर्वेचर हो जाता है, इंक्रीज इन विड्थ है, जिसको हम लेटरल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ये वाला है ये, और इसको हम सीएल लिप्स भी बोला जाता है। तो हमारा मैंने जो भी आपको दिखाया था वो ये वाला था, पूरा स्ट्रेट था। तो ये ऐसा जब भी आप फ्रैक्चर आप देखोगे तो वो 100% ब्रिटल मटेरियल रहेगा, तो वहां पे वो आपको ऐसा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। तो वो कहीं पे भी विड्थ में इंक्रीज नहीं है और उसका ग्रेन स्ट्रक्चर भी ऐसा रहेगा, क्रिस्टलाइन ब्रिटल फ्रैक्चर। और अगर ऐसा है आपकी विड्थ इंक्रीज होती है तो वो 100% डक्टाइल है। ये जो चीज है वो ये इंक्रीज हुआ है इसका विड्थ जब फ्रैक्चर होता है तब। उसको मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए, ये विड्थ देखिए, ये जो विड्थ है ये सीएल लिप्स है, दैट मीन्स कि ये डक्टाइल फ्रैक्चर है। तो ये चीज भी आपको बहुत ही ध्यान देने जैसी है कि ये चीज भी चेक करना है आपको, तो उससे आपका थोड़ा नॉलेज और इंक्रीज होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली UG84 में, कि UG84 सेक्शन 8 के हिसाब से हमें क्या चेक करना रहता है। ये देखिए, जब आप UG84 में जाओगे
तो अभी आपका मान लीजिएगा कि 10 mm का थिकनेस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 10 mm का थिकनेस है और आपका डिजाइन जो टेस्टिंग टेम्परेचर है वो -45 है, तो आपको -45 पे ही टेस्टिंग करना है। लेकिन अगर आपका थिकनेस 7 mm है, इमेज कीजिए आपका PQR का थिकनेस 7 mm है और जब वो लैब में जाएगा तो 6 mm हो जाएगा या 6.5 mm, 6.7 mm जो हमारा सब साइज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से 6 mm ले लीजिए। 1 mm कम हो गया मशीनिंग में। तो आपका 7 mm में कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे 4 सेंटीग्रेड है और 6 mm में क्या है 8 सेंटीग्रेड है। दैट मीन्स कि अगर आपका टेस्टिंग टेम्परेचर -45 दिया है, -45 अगर दिया है और आपका 7 mm का PQR है, आफ्टर मशीनिंग वो 6 mm हो रहा है, तो दैट मीन्स 8 जो आपकी बेस मेटल की ओरिजिनल थिकनेस है वो उसके सामने टेम्परेचर में जाना है। जो ओरिजिनल थिकनेस है उसके सामने, स्टैंडर्ड थिकनेस के सामने मत जाना कभी भी, जो ओरिजिनल थिकनेस है उसके सामने ही जाना है। तो वो 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 - 4 दैट मीन्स 4। तो फिर आपका टेस्टिंग टेम्परेचर हो जाएगा 49। जो -49 -45 था उसकी जगह पे अभी आपको 10/6 का जो स्पेसिमेन आप यूज कर रहे हो उसके लिए आपको टेस्ट टेम्परेचर देना होगा -49। ये याद रखना, क्योंकि कहीं पे भी आप लैब में जाओगे और लैब वाला आपको यहाँ से वहां ले जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा कि किस तरह से ये हो रहा है। इसलिए ये चीज याद रखना, जब भी आपकी ओरिजिनल थिकनेस से सबसेस थिकनेस जो हो रही है तो वो माइनस कर दो और उतना ही टेम्परेचर आपके टेस्टिंग टेम्परेचर में ऐड कर दो, तो उसके हिसाब से आप आपका ओरिजिनल टेस्टिंग टेम्परेचर ले सकते हो। तो उसके साथ आपकी जूल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो वो भी आपको डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जूल वैल्यू लेना है। दूसरी जो सेक्शन 8 में जो बात है, जब आप HAZ के लिए सिर्फ इम्पैक्ट स्पेसिमेन रिमूवल किस तरह से करोगे। अगर आपका सेक्शन 8 कंस्ट्रक्शन कोड है, इसके हिसाब से आप PQR बनाते हो, प्रेशर वेसल हीट एक्सचेंजर में इसके हिसाब से PQR बनाते हो, तो फिर HAZ के लिए यहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट दी गई है। इसके लिए जो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि T अप टू 19 mm, वन सेट का मतलब है 3 स्पेसिमेन। 3 स्पेसिमेन दैट मीन्स वन सेट। अगर सिंगल साइडेड वेल्डेड है और 2 साइडेड वेल्डेड है, दोनों में अगर वेल्डेड है तो 1/4 टू हाफ टी। तो दैट मीन्स कि ये मेरा वेल्ड है, तो ये जो 1/4 और हाफ टी है वो डेप्थ है, डेप्थ दी गई है। वो डेप्थ में जाने के बाद आपको टेस्ट स्पेसिमेन लेना है, जो मैंने आपको एक वो फोटोग्राफ्स दिखाया था, इचिंग करके जो दिखाया था, ये वाला। क्योंकि आप जब भी लैब में जाओगे टेस्टिंग के लिए तो सबसे पहले टेस्ट जो टेक्नीशियन रहेगा वो आपको ऐसा फोटो इचिंग करके ये टेस्ट सैंपल आपके पास लेके आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वेल्ड है, ये फ्यूजन बाउंड्री है, ये हेज है, ये डबल वी है, डबल वी जॉइंट है, ये सिंगल वी जॉइंट है। तो ये जब इचिंग करके लाएंगे तो आप उसको ओके करोगे, फिर वो यहाँ पे नोच बना के लाएगा कि ये वेल्ड में नोच है, ये हेज में नोच है और वो पेरेंट में नोच है। इस तरह से सबसे पहले ये चेक करना है आपका आइडेंटिफिकेशन और इचिंग सैंपल, तभी आपको पता चलेगा कि नोच वेल्ड में की है, हेज में की है। अदरवाइज तो वो आपको बता देगा कि ये सब हमने वेल्ड में की है और ये एज में है, तो ऐसा एक्सेप्ट मत करना कभी भी। ये चीज होनी चाहिए। तो ये चीज के साथ देखिए भी सेक्शन 8 UG 84 को कोरिलेट कीजिए कि हेज, ये स्पेशली हेज के लिए है। ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है आपको वो HAZ है, हीट अफेक्टेड जोन है हमारा। तो वहां से हमको टेस्ट स्पेसिमेन रिमूव करना है और डेप्थ में जाके, ये सपोज 19 mm की डेप्थ है तो इसकी डेप्थ में जाना है, ये 19 mm की अगर थिकनेस है तो इसकी डेप्थ में जाके इसको निकालना है हमको। ओके, तो देखिए और दूसरा देखिए 19 to 38 mm है, तो अगर सिंगल साइडेड वेल्ड है तो वन सेट ही लेना है, और अगर टू साइड वेल्ड है तो फिर दोनों साइड से लेना है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ से भी डेप्थ में आना है और यहाँ से भी डेप्थ में आना है। टू साइड वेल्ड है अगर मेरा, तो यहाँ से भी डेप्थ लेना है 1/4 टू हाफ टी, यानी यहाँ से भी लेना है 1/4 टू हाफ टी, और डेप्थ में जाके 2 सेट यानी 6 सेट लेना है एस का। ये ओनली फॉर द एस है, अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको वेल्ड और पेरेंट के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा।
ये सिर्फ हेज के लिए ही दिया गया हुआ है, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, 38 mm। अगर सिंगल साइडेड है तो भी टू सेट है, और टू साइडेड है तो भी थ्रू साइड है। यानी कि अगर मेरा सिंगल साइडेड वेल जॉइंट है, इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ। क्या से ये मान लीजिए ये सिंगल साइडेड वेल्ड है मेरा, और इसका थिकनेस मेरा 38 mm एंड अबव है, यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ तक का। तो फिर मुझे यहाँ से भी लेना है और यहाँ से भी लेना है, और जो डेप्थ आए वो डेप्थ में जाके मुझे टेस्ट पीस निकलना है। तो इस हिसाब से हमें, अगर सेक्शन 8 आपका कोड है, कंस्ट्रक्शन कोड है, तो इसके हिसाब से आपको पूरा करना है। जो क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन कोड की रिक्वायरमेंट इज प्रेसिडेंस ओवर द रेफरेंसिंग कोड। सेक्शन 9 तो हमारा सिर्फ रेफरेंसिंग कोड है, तो सेक्शन 8 के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी जो चीज मैं बोलता हूँ, मल्टीपल प्रोसेस, ये चीज हमेशा याद रखना। तो मल्टीपल प्रोसेस वेल्डिंग प्रोसीजर, आप जब मल्टीपल प्रोसेस, दैट मींस जीटीडब्ल्यू और एसएमडब्ल्यू में आप प्रोसीजर बनाते हो, तो फिर आपको ईच वेल्डिंग प्रोसीजर आपको इम्पैक्ट टेस्ट लेना है। ये कभी भी भूलना मत, आप कहीं पे भी जाएंगे ये चीज मत भूलना, ये ईच वेल्डिंग प्रोसेस ऑफ सेट और वेरिएबल, ईच वेल्डिंग जीटीडब्ल्यू के लिए 9 टेस्ट स्पेसिमेन लेना है, एसएमडब्ल्यू के लिए उसकी थिकनेस आपकी बेस मेटल जितनी कंसीडर होगी, तो वेल्ड थिकनेस शैल बी कंसीडर एज द बेस मेटल। तो इस तरह से दोस्तों पूरा इम्पैक्ट टेस्ट जो भी है सेक्शन 8 के हिसाब से इस तरह से कंप्लीट होता है। आपके हेज के लिए भी मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से टेस्ट स्पेसिमेन निकालना है। फिर अगर टेम्परेचर रिडक्शन होता है तो टेम्परेचर रिडक्शन किस तरह से किया जाता है, यूजी 84 में ये टेबल दिया हुआ है। और अगर आप फिटिंग्स का यूज करोगे तो फिटिंग्स का यूज अलग आएगा। फिटिंग्स के लिए अगर आपके LTCS का फिटिंग्स है तो उसके लिए आपको ऐसे 420 में जाना पड़ेगा। ऐसे 420 में भी ऐसा एक टेबल दिया है टेम्परेचर रिडक्शन के लिए, तो उसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। और सबसे बात अब लास्ट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेक्शन 8 का डिफरेंस है और ऐसे 370 का अलग है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कोड सेक्शन 8 है तो आपको इसके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कोड 31.3 है, 31.1 है और दूसरा कोई है जिसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो आपको ऐसे 370 फॉलो करना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन दोनों चेक कर लेते हैं कि किसके हिसाब से क्या है। देखिए पहले इसमें क्या है, एक्चुअली आपके पास इम्पैक्ट टेस्ट में दो वैल्यू दी गई होगी, एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी और एक एवरेज वैल्यू होगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 8 के लिए। तो सेक्शन 8 क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ द 3 स्पेसिमेंस इक्वल्स और एक्स द मिनिमम वैल्यू परमिटेड फॉर ए सिंगल स्पेसिमेन। अब उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देख लीजिए, ये सेक्शन 8 के लिए है, ये 370 के लिए। पहले हम सेक्शन 8 की बात करते हैं। तो ये हमारे 3 स्पेसिमेन की वैल्यू है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू 30 जूल है और यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू 20 जूल है। सपोज मान लीजिए केस 1 है, जो कंडीशन 1 है हमारी, कि तीनों स्पेसिमेन की मेरी फर्स्ट की वैल्यू 20 जूल, सेकंड की भी 20 जूल एंड थर्ड की भी 25 जूल, और तो तीनों का एवरेज निकालोगे तो 21.66 जूल आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर तीनों का एवरेज मिनिमम परमिटेड सिंगल वैल्यू, ये हमारे मिनिमम परमिटेड इंडिविजुअल वैल्यू से इक्वल टू और एक्सीड होना चाहिए, तो हमारा ये यहाँ पे मीट हो रहा है कंडीशन। दैट मींस केस 1 में हम पास हो चुके हैं। देखिए ये तीनों का जो एवरेज वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से इक्वल और एक्सीड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप पास हो जाते हो सेक्शन 8 के हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं कंडीशन सेकंड में। सेकंड कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हम पास हो गए। अब सेकंड कंडीशन, the value for more than one specimen is below the required average value. That means कि किसी भी एक से ज्यादा स्पेसिमेन की वैल्यू एवरेज वैल्यू से बिलो नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा स्पेसिमेन की वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे
हमारी एवरेज वैल्यू 30 जूल है और हमारी 20, 20, 25 तीनों की वैल्यू 30 जूल से बिलो है। यहाँ पे परमिशन क्या है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक की होगी तो चल जाती, लेकिन हमारी तीनों की है। दैट मीन्स 30 इज लेस देन 20, 20, 25। तो ये केस 2 में ये फेल हो गया है, ये यहाँ पे फेल है। अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि थर्ड कंडीशन क्या है। तो थर्ड कंडीशन में क्या लिखा है, when the value for one specimen is below the minimum value permitted for a single specimen, that means कि किसी भी एक ही स्पेसिमेन की वैल्यू अगर सिंगल स्पेसिमेन की जो इंडिविजुअल वैल्यू है उससे बिलो होगी तो परमिटेड करना करेंगे ये कोड। इसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो हमारी इंडिविजुअल वैल्यू 20 जूल है, 20 जूल से बिलो किसी भी की भी वैल्यू नहीं है। अगर एक की वैल्यू कम होती इंडिविजुअल वैल्यू से तो पास होता, वैसे हमारा ये पास ही है। तो एक्चुअली इसको देखोगे तो केस 1 में पास है, केस 2 में फेल है और केस 3 में पास है। इस हिसाब से सेक्शन 8 यूजी 84 का इंटरप्रिटेशन होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 2A ऐसे 370 में, उसका इंटरप्रिटेशन भी अलग है। अब हम ये यहाँ पे चलते हैं, इसका देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि टेस्ट रिजल्ट इक्वल और एक्सिस्ट द स्पेसिफाइड मिनिमम एवरेज। यहाँ पे मिनिमम एवरेज दी गई है, यानी यहाँ पे भी सेम टू सेम मैंने डेटा लिया है। एवरेज 30 जूल है, इंडिविजुअल 20 जूल। केस 1 में ये भी एवरेज सेम है 20, 20, 25। यहाँ पे क्या है, ये तीनों का जो एवरेज है, एवरेज यही है 21.66। वो एवरेज वैल्यू से इक्वल टू और एक्सिस्टेंट होना चाहिए। सेक्शन 8 में क्या था, इंडिविजुअल वैल्यू पे था, यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज वैल्यू पे आ गया है। तो यहाँ पे ये केस 1 में फेल हो गया है क्योंकि ये एवरेज वैल्यू से बहुत बिलो है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। The individual test value for not more than one specimen measure the less than the specified minimum average value. That means कि किसी भी एक से ज्यादा की स्पेसिमन की एवरेज वैल्यू ये एवरेज वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। हमारी तीनों की 30 से कम है। सेम टू सेम ये केस 2 के जो सेक्शन 8 में दिया है वही कंडीशन है कि किसी भी एक से ज्यादा की वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी तीनों की, अगर ये दोनों की वैल्यू 35 और 38 होती तो ये दोनों केस 2 में भी फेल हो, पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 20, 20, 25 है तो ये यहाँ पे फेल है। अब कंडीशन, अब फ्रेंड्स जो थर्ड कंडीशन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। The individual test value for any specimen measure not less than 2/3 of the specified minimum average. That means कि किसी एक की इंडिविजुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू से 2/3 से बिलो नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको भी देखते हैं हम एग्जांपल में। तो हमारी तीनों की वैल्यू जो है 20, 20, 25। तो सबसे पहले आपकी जो एवरेज वैल्यू है उसको 2/3 कर दीजिए। 2/3 है उसका 20 जूल। तो ये 20 जूल से किसी की भी एक की भी इंडिविजुअल वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, इससे बिलो नहीं होनी चाहिए 2/3 ऑफ द एवरेज वैल्यू। तो इस कंडीशन में भी हमारा केस 3 पास है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में ये देखिए, ऐसे 370 के हिसाब से केस 1 केस 2 में फेल है, यहाँ पे ऐसे केस 2 में फेल है। और जब भी आप रीटेस्ट के लिए जाते हो दोस्तों, तो रीटेस्ट के लिए जब भी आप करते हो तो ये जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है, ये इंडिविजुअल वैल्यू है, वो आपको रीटेस्ट में रिक्वायर्ड वैल्यू इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। यानी कि जब रीटेस्ट करोगे तो तीनों स्पेसिमेन की मिनिमम इंडिविजुअल वैल्यू 30 जूल हो जाएगी, जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी। वो ऐसे 370 में भी सेम है और सेक्शन 8 में भी सेम है। ये देखिए यहाँ पे दिया है each individual test value of the retested specimen shall be equal to or greater than the specified minimum average value. ये दोनों के लिए सेम है। सेम ये सेक्शन 8 में भी दिया हुआ है कि आप रिटेस्ट करते हो 3 additional specimen shall be made, the value for the each of these retest specimen shall be equal और exceed the required average value। तो ये याद रखना, जब भी आप अगर टेस्ट पीस फेल भी हो जाता है
और फिर रीटेस्ट के लिए जाते हो तो फिर इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो जाती है, वो आपकी एवरेज वैल्यू बन जाती है। जो एवरेज वैल्यू यहाँ पे है 30 जूल, तो वो फिर आपकी इंडिविजुअल वैल्यू बन जाती है।